हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री कोड 315 जो कि क्लास 12th के लिए है। ये चैप्टर 13 है। प्रीवियस चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और इसके हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था। सबसे पहले तो हमें ये जानना भी ज़रूरी होता है कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। हमारे देश में या किसी भी देश में जो भी एक्टिविटी की जाती है, जो भी गतिविधियाँ की जाती है पैसा कमाने से संबंधित, उस सभी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किसी भी देश की हो सकती है अर्थव्यवस्था, चाहे वो फसल काटना हो, चाहे वो सिंचाई करना हो, ऐसे कार्य या कोई से भी कार्यों को जिससे पैसा कमाया जाए उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। इनमें मेन पॉइंट को मैंने अंडरलाइन कर लिया है, उसी को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। 13.1 में क्या दे रखा है? कृषि संबंधित उत्पादन। तो उस समय में कृषि संबंधी उत्पादन क्या था? फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे खेती बाड़ी की सीमा। तो जितनी भूमि पर किसान असल में जुताई कर रहे थे उससे कई ज़्यादा भूमि उपलब्ध है, यानी कि जितने किसान नहीं थे उससे ज़्यादा कई ज़्यादा भूमि हुआ करती थी, यानी कि किसानों की ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसी स्थिति में खेती के विस्तार से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता था। अब ज़्यादा भूमि तो थी, इसलिए खेती का एक अगर विस्तार करते तो उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता था, यानी नए नए क्षेत्रों को कृषि भूमि के अधीन लाया जा सकता था। तो नए नए क्षेत्रों को कृषि भूमि के अधीन भी लाया जा सकता था, चाहे वो कोई से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी उस समय में। तो उस मुग़ल काल के समय की बात बताई गई है। मुग़ल सल्तनत की अवधि के दौरान गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ भूमि के विशाल भूमि क्षेत्र वनों और घास के मैदानों से ढके हुए थे। तो मुग़ल सल्तनत की अवधि के दौरान क्या था? गंगा यमुना दोआब की उपजाऊ भूमि के विशाल भूमि क्षेत्र किससे ढके हुए थे? वनों और घास के मैदानों से। मुग़ल काल में पर्याप्त भूमि लोगों के पास उपलब्ध थी। मुग़ल काल में जो ज़्यादातर भूमि जो लोगों के पास उपलब्ध हुआ करती थी। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप? फसलों का स्वरूप। मध्यकालीन भारतीय किसान कई प्रकार की खाद्य फसलें, नकदी फसलें, सब्जियों और मसालों की फसलें उगाते थे। तो मध्यकालीन भारत में किसान क्या उगाते थे? खाद्य फसलें, नकदी फसलें, सब्जी और मसाले। वे अपने समय की फसल उगाने की प्रचलित उच्च स्तरीय तकनीकों से भी प्रचलित थे, जैसे कि दोहरी फसल लेना, वर्ष में 3 फसलों की कटाई, फसल चक्र, खाद का उपयोग और सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार की प्रणालियां वो अपनाया करते थे। आपको अंडरलाइन कर लेना है या लिख लेना है अपनी कॉपी में। फर्स्ट में है खाद्य फसलें। मुख्य खाद्य फसलें जिनका उत्पादन किए जाता था: चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और अन्य प्रकार की दालें जैसे चना, अरहर, मूंग, मोठ, उड़द और खिसारी इत्यादि। तो इस तरीके की दालें होती थी। फिर है नकदी फसलें। गन्ना, कपास, नील, अफीम, रेशम इत्यादि फसलें मध्यकालीन भारत की कुछ प्रमुख नकदी फसलें थी। गन्ने से शराब बनाना 14वीं सदी तक बहुत फैल चुका था, तो गन्ने से शराब बनाई जाती थी। मुग़ल काल में गन्ना सर्वाधिक उगाई जाने वाली नकदी फसलों में शामिल था, यानी कि सबसे ज़्यादा उगाया जाता था गन्ना। और बंगाल में सर्वोत्तम गुणवत्ता के गन्ने की फसल उगाई जाती है, और बंगाल में सबसे अच्छे किस्म का गन्ना उगाया जाता था। थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको फसल और सब्जियां, फल और सब्जियां।
मध्यकाल में फलों की फसलें उगाने की के खेती के काम में बहुत तेजी से विकास हुआ। दिल्ली के कुछ सुल्तानों ने फलों को उगाने के काम को बहुत सक्रियता से बढ़ावा भी दिया। उदाहरण के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग भी लगाए थे। मुगल बादशाहों और उनके कुलीनों ने भी फलों के बहुत बड़े बड़े वैभवशाली बाग बनवाए। तो इतने बड़े बड़े बाग बनवाए थे दिल्ली के सुल्तानों ने। फिर है मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, केसर, पान का पत्ता इत्यादि कुछ मुख्य मसालों की खेती मध्यकालीन भारतीय किसान करते थे। तो इन सब की खेती किया करते थे मध्यकालीन भारतीय किसान। मुगल काल के आने तक भारत की दक्षिणी समुद्री तट से भारी मात्रा में विविध प्रकार के मसालों का निर्यात एशिया और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने लगा था। तो एशिया और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा था दक्षिणी समुद्री तट से भारी मात्रा में मसालों का निर्यात। तो ये जो खा तक के पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये यहाँ ख़त्म हो रहा है छोटे छोटे पॉइंटों में, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है अभी फ़िलहाल। फिर है थर्ड पॉइंट, सिंचाई के साधन और उपाय। भारतीय कृषि अपनी सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं के लिए हमेशा से ही प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के विविध संसाधनों पर निर्भर रही, जैसे वर्षा, कुएं, नदियाँ, तालाब, नहरें, झीलें। इन सब में बांध, झीलें और जल भंडारक सिंचाई के कुछ प्रमुख साधन थे। दक्षिण भारत में राज्य स्तर पर स्थानीय शासकों में मंदिर के प्रबंधकों ने इस उद्देश्य के लिए नदियों पर अनेक बांधों का निर्माण कराया। तो बहुत से मंदिर के प्रबंधकों ने नदियों पर बांधों का निर्माण भी करवाया ताकि सिंचाई भी कराई जा सके आसानी से। तो क्वेश्चन जो बना था यहाँ पर हमारा वो ये था कि कृषि संबंधित उत्पादन कौन से हैं। तो आपको ये पूरा लिख लेना जितना बताया गया है अभी। हमने मेन पॉइंट को कवर किया है, इसमें से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही देखें, जैसे कि इसमें से निकाला गया है पट्टा और कबूलियत। प्रत्येक किसान को ये टॉपिक हो सकता है पट्टा और कबूलियत के बारे में, तो आप लिख लें इसको। प्रत्येक किसान को राज्य द्वारा एक दस्तावेज दिया जाता था जिसे पट्टा कहते थे, या अधिकार पत्र या स्वामित्व पत्र, जिसमें किसान के कब्जे में दी गई भूमि के विभिन्न वर्गों और विभिन्न फसलों पर उसके द्वारा देय भू राजस्व की दर का विवरण लिखा होता था। तो क्या लिखा होता था पट्टे पे? कब्जे में दी गई भूमि के विभिन्न वर्गों और विभिन्न फसलों पर उसके द्वारा देय भू राजस्व की दर का विवरण। तो किसान से एक सहमति पत्र भी लिया जाता था जिसे कबूलियत कहते थे, कि वो मानता है इस बात को पट्टा की, तो कबूलियत उसे कहते थे कि उसने कबूल कर लिया है, जिसके अनुसार किसान राज्य को भू राजस्व की एक विशिष्ट राशि देने का वचन देता था। तो राज्य को भू राजस्व की एक विशिष्ट राशि देने का वचन देता था कौन? किसान। कि जो भी वो काम करेगा जमीन पर उसका कुछ पैसा भू राजस्व के उसमें देगा। वो कौन देगा? किसान। भूमि के लगान के अतिरिक्त किसानों को राजस्व के मूल्यांकन और इसे एकत्र करने पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त कर भी देने पड़ते थे। तो राजस्व के मूल्यांकन और इसे एकत्र करने पर आने वाले खर्च को भी के अलावा भी उसको थोड़ा और पैसा देना पड़ता था, यानी कि राजस्व देना पड़ता था किसान को। तो ये हमने पढ़ा पट्टा और कबूलियत।
फिर मेन पॉइंट में फिर आ जाता है प्रमुख शिल्प कार्य कौन से थे। बने हुए कपड़ों का उत्पादन मध्यकालीन भारत में बहुत व्यापक रूप से किए जाने वाला कारीगरी का काम था। भारतीय बुनकर 4 प्रकार के कपड़ों का निर्माण करते थे। सूती, रेशमी, ऊनी और मिश्रित मोटा सूती कपड़ा। बंगाल, लाहौर, आगरा, अवध, पटना, फतेहपुर सीकरी और गुजराती आदि इत्यादि सूती कपड़ा उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। कपड़ों के निर्माण के अतिरिक्त बंगाल और गुजरात बुने गए कपड़ों की वस्तुओं की बहुत प्रसिद्ध निर्यातक थे। तो प्रमुख शिल्प कार्य आपको टॉपिक डाल के लिख लेना है उस समय के ये थे। ये भी एक टॉपिक के रूप में लिख सकते हैं। उत्पादन की व्यवस्था कैसी थी। गांव और कस्बे दोनों स्थानों पर शिल्पों के उत्पादन की व्यवस्था होती थी। वहाँ शाही कारखाने भी होते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगर दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाते थे। ये कारीगर गांव के सामाजिक तंत्र का हिस्सा होते थे, जिसे जजमानी प्रथा कहते थे। तो एग्जाम में क्या आ सकता है, जजमानी प्रथा किसे कहते थे। तो गांव और कस्बे दोनों स्थानों के उत्पादन की व्यवस्था होती थी। वहाँ शाही कारखाने भी होते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगर दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाते थे। तो गांव के अंदर कारीगर डेली उपयोग की वस्तु बनाते थे। ये कारीगर गांव के सामाजिक तंत्र का हिस्सा थे। इसी को जो ये बना रहे थे दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाते थे, इसे जजमानी प्रथा कहते थे। दक्कन और महाराष्ट्र में, दक्षिण में और महाराष्ट्र में प्रथा ज़्यादा प्रचलित थी, व्यवस्थित भी थी। गांव के दस्तकारों और सेवकों को इस क्षेत्र में बलूतेदार कहा जाता था। तो बलूतेदार किसे कहा जाता था, जो ये काम करा करते थे। तो हमारा इतना फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है। जो जो मेन पॉइंट बताए गए हैं वो आपको लिख लेने हैं और वही लर्न करने हैं आपको। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई सी भी वीडियो चाहे कोई से भी सब्जेक्ट की आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।